दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा चुनाव जिसमें सत्ता विरोधी हवा यानी एंटी इनकम्बेंसी कोई मायने नहीं रखती है। एक ऐसा चुनाव जिसमें नेता का चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। एक ऐसा चुनाव जिसमें जातीय समीकरण या वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर जो पासे राजनीतिक दलों ने फेंके वह कोई मायने नहीं रखते हैं। और एक ऐसा चुनाव जिसमें जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हो या फिर राहत और रियायत या सीधे बैंक में दिए जाने वाले पैसे का जिक्र हो, यह भी कोई मायने नहीं रखता हो। और एक ऐसा चुनाव जिसमें छत्रप की मौजूदगी आने वाले वक्त में होगी या नहीं होगी, वह भी इस दौर में उभर कर सामने आ जाए। यह दरअसल एग्जिट पोल है, 5 राज्यों का एग्जिट पोल। 3 दिन के बाद पांचों राज्यों के असल चुनाव परिणाम देश के सामने होंगे। लेकिन एग्जिट पोल का मतलब यह होता है कि संकेत आपको दिखाई देने लगे। जिन्होंने उम्मीद बांधी है वह संभल जाएं, जिन्हें भरोसा है जीत का वह भी संभल संभल कर बोले। और शायद इसीलिए एग्जिट पोल के जरिए जो तस्वीर उभर कर आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है। न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि भारत की राजनीति में इस एग्जिट पोल की जो तस्वीर है वह कहीं आने वाले वक्त की उस राजनीति की आहट है जिसे सुनने के लिए हो सकता है किसी तबके को मंजूर ना हो। लेकिन बावजूद इसके इस देश के तमाम न्यूज चैनल और इंडिपेंडेंटली जो भी अखबारों ने अपने एग्जिट पोल को रखे, उनकी तस्वीर ने 4 बातों की लकीर बहुत साफ तौर पर खींच डाली। ये 4 बातों में पहली बात है, छत्रपों की उम्र क्या पूरी हो चली है। इससे जो दूसरा सवाल है, जो छत्रप कांग्रेस के अपने चेहरे के बूते मैदान में हैं, क्या उनके लिए यह एक आखिरी चुनाव है। तीसरी परिस्थिति है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस दौर में जो इससे पहले 100 वाट में जलता हुआ दिखाई देता था, अब उसकी रोशनी 50 वाट के नीचे आ चुकी है। और चौथा सवाल सबसे बड़ा है, जनता के लिए जो सबसे परिपक्व राजनीति या जिताने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है, उसको अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी दलित, आदिवासी या फिर अत्यंत पिछड़ा जो ओबीसी होता है, या उससे हटकर अगर मुस्लिम और जनरल, इन 5 कैटेगरीज के दायरे में परखना शुरू करते हैं, तो एक झटके में भारत के भीतर जो ओबीसी का शोर है, और वह भी इंडिया के जरिए और कांग्रेस के जरिए शोर है, उस शोर का तत्काल में कोई मतलब नहीं है। तो आइए एक एक करके इस बातों को डिकोड किया जाए और जिसको आप समझ पाएं कि दरअसल इसके क्या मतलब है। पहला मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज, और शायद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मैसेज इस दौर का है, वो तेलंगाना से निकल रहा है। तेलंगाना में छत्रप के तौर पर केसीआर की मौजूदगी, बीआरएस का ठसकपन, बीआरएस और केसीआर के साथ मिली हुई एआईएमआईएम की पार्टी का होना, और इस दौर में कांग्रेस का लगातार यह कहकर इन दोनों पर हमला करना कि यह बीजेपी के साथ खड़े हैं। और एग्जिट पोल ने इस बात को दिखला दिया कि अगर कांग्रेस वहां जीत रही है तो सिर्फ रेस एक छोटे से मार्जिन भर की नहीं है, यह रेस बहुत बड़ी है, यानी गैप बहुत बड़ा है। और कांग्रेस बड़ी तादाद में सीटों को जीतते हुए बीआरएस को हरा रही है। और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जिस हैदराबाद शहर में कब्जा रहा एमआईएम का, वहां पर भी सेंध लग सकती है। यानी पिछली बार 7 सीटें जीती थी, इस बार वह खिसक कर 5 पर आ सकती है। सामान्य तौर पर मुस्लिम बहुल इलाके में एमआईएम की सीटों का गंवाना और बीआरएस की हार संदेश इस बात को लेकर नहीं है कि कांग्रेस संगठन तो वहां पर उस रूप में था ही नहीं। एग्जिट पोल बतला रहा है कि जिस लिहाज से गांधी फैमिली का प्रभाव और लोगों ने याद इंदिरा गांधी को किया, सोनिया गांधी को किया, उसने जबरदस्त तरीके से मैसेज तेलंगाना के भीतर दिया। तो पहला मैसेज जो तेलंगाना के भीतर से निकलता है वह बहुत साफ तौर पर इंगित कर रहा है कि तेलंगाना की सीटों में लगभग 50 से 70 सीटों के बीच कांग्रेस चुनाव जीतेगी।
और यह मैसेज शायद इतना बड़ा है जिसमें बीआरएस सिमटती हुई नजर आती है आपको 30 से 40 सीटों के बीच में। यह परिस्थिति तमाम न्यूज चैनल और अखबारों के जरिए उभरी। कांग्रेस 70 पार भी कर सकती है, यानी गैप इतना बड़ा हो सकता है। यह सबसे बड़ा संदेश उस देश के भीतर की जहां छत्रपों का राज चलता है, उनके लिए यह सबसे बड़ा संदेश तेलंगाना से निकल रहा है, जिस केसीआर की ताकत का एहसास हर किसी ने किया जब रैली बुलाई तो उसमें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं, दिल्ली से केजरीवाल भी पहुंचते हैं, सीपीएम के नेता केरल से उड़कर विजयन भी पहुंचते हैं, डी राजा सीपीआई के नेता भी पहुंचते हैं और भगवंत मान भी पंजाब से उड़कर पहुंचते हैं और मैसेज दिया जाता है यह एक बीजेपी या मोदी सत्ता के खिलाफ एकजुटता की लड़ाई है। लेकिन एक झटके में भारत जोड़ो यात्रा के बाद की परिस्थितियों ने जिस लकीर को खींचा, तेलंगाना में उसका असर दिखाई देने लगा। दूसरी परिस्थिति उसी कांग्रेस के लिए डराने वाली है। डराने वाली इसलिए क्योंकि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उस वक्त न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि राहुल गांधी भी यह कहने से चूक नहीं रहे थे कि करंट जो है और अंडर करंट जो है वो सबसे व्यापक और जबरदस्त मध्य प्रदेश के भीतर है। और मध्य प्रदेश इसीलिए पूरी कमान एक लिहाज से कमलनाथ के हाथों में थमा दी गई। शिवराज सिंह चौहान को साथ लेने की जरूरत भी दिल्ली की बीजेपी की सत्ता और हाईकमान ने नहीं सोची, लेकिन एग्जिट पोल ने कई संकेत मध्य प्रदेश से दिए, जिसमें सबसे बड़ा धक्का कांग्रेस को, क्योंकि 18 बरस तक कोई मुख्यमंत्री रहे और 2018 के चुनाव में वो हार भी गया हो और उस दौर में विधायकों की खरीद फरोख्त के बाद बीजेपी ने सत्ता बना भी ली हो और जिस मुरैना, भिंड या ग्वालियर के इलाकों से कांग्रेसी निकले वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया, जिस शहरी इलाके में विजय वर्गीय इंदौर के इलाके में भेजे गए वहां पर भी चूल्हे हिल रही थी। लेकिन एग्जिट पोल ने कमाल कर दिया। एग्जिट पोल के जरिए पहला संदेश यह है कि पुरानी तमाम जीतों से बड़ी जीत शिवराज सिंह चौहान हासिल करने जा रहे हैं। यहां आप कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान तो हाशिए पर थे, लेकिन एग्जिट पोल का विश्लेषण बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि शिवराज सिंह चौहान जब आखिरी वक्त में आखिरी वक्त का मतलब चुनाव प्रचार खत्म होने के 10 दिन पहले जब उनकी एंट्री होती है और जिन जिन इलाकों में वो गए उन इलाकों में बीजेपी को जीत मिल रही है, यह एग्जिट पोल बताता है। और हैरत इस बात को लेकर, पुरानी तमाम जीतों से बड़ी जीत अगर बीजेपी को मिल रही है तो कांग्रेस जिस करंट का जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी जिस करंट का जिक्र कर रहे थे, कमलनाथ जिस करंट का जिक्र कर रहे थे, वह सब कुछ क्या थोथा था? यह सवाल अब बड़ा इसलिए है क्योंकि बीजेपी 150 सीट तक वहां पर जीत सकती है, कांग्रेस 70 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती है। यह स्थिति किसी ने नहीं सोची होगी कि इस जीत के साथ शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इतनी बड़ी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चेहरे को ही सामने रखा, लेकिन आखिरी क्षणों में उनके भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पोस्टरों पर शिवराज सिंह चौहान नजर आने लगे। एग्जिट पोल का यह दूसरा चौंकाने वाला सच है। तीसरी परिस्थिति निकलती है राजस्थान से, उस राजस्थान में जहां कांग्रेस झगड़ रही थी, आपस में उलझी हुई थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कांग्रेस बचेगी या नहीं बचेगी। और इसीलिए वहां पर वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से बीजेपी की दिल्ली की हाईकमान और सत्ता ने कोताही नहीं बरती, उन्होंने दरकिनार कर दिया। आखिरी वक्त में वसुंधरा राजे की भी एंट्री होती है जब 7 दिन चुनाव प्रचार के बचे हुए थे। और इस दौर में जहां जहां वसुंधरा राजे गई वहां वहां जीत की स्थिति बीजेपी दिखा रही है। और एक झटके में दो परिस्थिति निकलकर सामने आ गई। पहली परिस्थिति, गहलोत की योजनाएं, गहलोत का अपना घूमना फिरना, उसने दिखला दिया कि गहलोत को कोई खारिज नहीं कर सकता है, यानी वो टक्कर देने की स्थिति में है। दूसरी परिस्थिति बीजेपी के साथ जुड़ी है। जो पहले राउंड में नजर आ रहा था कि बीजेपी बड़ी ताकत के साथ यहां पर चुनाव जीत जाएगी, उसने एक झटके में
बीजेपी को गहलोत के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। यानी सीटों का अंतर अगर होगा तो सिर्फ 5 से 9 सीट, इससे ज्यादा दोनों पॉलिटिकल पार्टी में कोई अंतर नहीं होने वाला है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि इस दौर की परिस्थिति में जब इस बात का जिक्र हो रहा है मध्य प्रदेश का, तो सोचिए चाणक्य, जो कि लगभग उसकी स्ट्राइक रेट मानी जाती है 95% स्ट्राइक रेट ओरिजिनल सही रहती है, उसने मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी को 151 सीट दी, कांग्रेस को 74 सीट दी। लेकिन जिक्र हम राजस्थान का कर रहे हैं। राजस्थान के भीतर उसने ठीक 101 सीट कांग्रेस को दी और 89-96 बीजेपी को दी। मार्जिन 10 के अंतर पर है। बहुमत के लिए 100 सीट चाहिए, वहां पर कांग्रेस आकर खड़ी है। इंडिया टुडे, आज तक का एक्सिस ग्रुप, इसने राजस्थान के भीतर हंग असेंबली की परिस्थिति दिखाई। कांग्रेस को 96 लेकिन बीजेपी को 90 सीट, लेकिन अपर हैंड कांग्रेस का है। जो इंडिया टीवी है, जो अपने तौर पर उसकी स्ट्राइक रेट भी लगभग 87% रहती है, उसने राजस्थान के भीतर कांग्रेस को 99 सीट दी और बीजेपी को 85 सीट दी। यानी इस तीसरे राज्य में मुकाबला जबरदस्त होना है और बिल्कुल मार्जिन की परिस्थिति है। और इसमें खास तौर से 22 सीटों का जिक्र जो शुरू से हो रहा है कि वहां पर वोटों का अंतर बहुत कम रहता है, उसे कोई मैनेज कर लेगा क्या? और जिसकी सरकार होती है वो मैनेज कर लेती है क्या? यह सवाल लगातार राजनीतिक दायरे के भीतर घुमड़ रहा है। तो 3 संदेश आपके सामने निकले। चौथा संदेश छत्तीसगढ़ से निकलता है। छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल के सामने दूसरा कोई नेता ही नहीं है। जो वहां के एग्जिट पोल दिखलाते हैं उसमें अपर हैंड में हर मायने में हर जगह पर बघेल है, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि पिछली बार की तरह वह चुनाव जीत जाए। और बीजेपी की हालत ऐसी भी नहीं है कि वह पिछली बार की तरह 15 या 17 या 18 या 20 सीट तक आ पाए। वह सीटें बढ़ रही है। 15 सीट से वह 30 सीट तक पहुंच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ 55 सीट के नीचे बघेल नहीं आएंगे। एग्जिट पोल बहुत साफ तौर पर कई संदेशों को एक साथ लेकर चल रहा है। पहला बड़ा संदेश है कि चुनाव के ऐलान के साथ ही ध्यान दीजिए कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या थी। कांग्रेस की स्ट्रेंथ उनके छत्रप थे। बीजेपी की स्ट्रेंथ क्या थी? उनका चेहरा मोदी थे। इन दोनों की स्ट्रेंथ पे पूरा खेल खेला गया। कांग्रेस की स्ट्रेंथ राजस्थान के भीतर गहलोत, वहां राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं। यहां पर मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ, राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं। छत्तीसगढ़ में बघेल, राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं। राहुल गांधी की मौजूदगी नजर आती है तेलंगाना में, जहां पर कांग्रेस स्वीप करने की स्थिति में है, जीतने की स्थिति में है। तो पहला सवाल यह है कि जो छवि राहुल गांधी ने खुद की भारत जोड़ो यात्रा के दौर के साथ गढ़ी, उस छवि को भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से निकली उसमें मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है, वहां पर वह बेअसर हो गई। तो क्या नेताओं की मौजूदगी कांग्रेस के भीतर जो एक कतार के साथ अभी से नहीं बरसों बरस से खड़ी हुई है, जनता उसे खारिज करने को तैयार है। और मध्य प्रदेश का संदेश कि 18 बरस तक शिवराज सिंह चौहान के पास सत्ता रही, तो क्या सिर्फ एक लाडली बहना योजना ने कमाल दिखाया? ऐसा नहीं है, क्योंकि शहरी इलाकों के भीतर इन तमाम योजनाओं को लेकर एक आक्रोश रहता रहा कि क्या टैक्स पेयर का आप पैसा बांटते हैं, आपके साथ इस रूप में कैसे खड़ा हुआ जा सकता है जहां पर आप सिर्फ पैसे बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं। वो शहरी महिलाओं के भीतर भी सवाल था, महंगाई का सवाल था, बेरोजगारी का सवाल था। लेकिन राजनीति सिमटते सिमटते एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी से निकलकर नेताओं की अपनी मैच्योरिटी, परिपक्वता या नेताओं की अपनी उस साख पर आकर टिक गई कि उन्होंने राजनीति को करते वक्त कैसी गवर्नेंस संभालते हैं और जनता से कैसे जुड़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहां पर 20 साबित हुए। यहां पर कमलनाथ चूक गए एग्जिट पोल में, और दूसरी तरफ बघेल ने इसी गवर्नेंस और अपनी आदिवासियों के बीच की उसी राजनीति को कहीं आगे बढ़ाया। इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो जो आदिवासी बघेल के साथ लगभग 60 से 70% के बीच खड़ा है, वही आदिवासी मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस के साथ
30 से 40% के बीच आ जाता है, यानी उसमें एक झटके में 20 से 30% की कमी आ जाती है जो बीजेपी को लाभ पहुंचाती है एग्जिट पोल में। यही स्थिति राजस्थान के भीतर भी आदिवासियों को लेकर भी रही। वहां पर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाई कांग्रेस, 8% के वोट की कमी आ गई और दूसरी तरफ लगभग 8% वोट की बढ़ोतरी आ गई आदिवासियों के वोट को लेकर और शेड्यूल कास्ट के वोटों को लेकर। यहां पर एक सवाल मायावती को लेकर होना चाहिए। मायावती यानी बीएसपी चुनाव प्रचार पर कहीं नहीं निकली, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मायावती अपने वोट के जरिए किस दिशा में जीत जाएगी उस दिशा में कुछ कदम तो वो बढ़ा देती है, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे चुनाव के वक्त थी ही नहीं। तो एक झटके में उनकी शून्यता का लाभ बीजेपी को मिला है। जो शेड्यूल कास्ट वोट है वह पिछली बार की तादाद में लगभग 6 से 9% के बीच अलग अलग जगहों पर उसमें बढ़ोतरी हो गई है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर करने की जरूरत है, जिसका ऐलान राहुल गांधी ने कई मौकों पर किया और एग्जिट पोल उस दिशा में दिखा रहा है कि वो क्यों गलत साबित हो रहे हैं। ओबीसी का सवाल जिस लिहाज से कांग्रेस ने उठाया, अगर एग्जिट पोल को हकीकत के तौर पर मान लें कि 3 दिसंबर को यही फैसले आने वाले हैं, तो ओबीसी जिस तेवर और तलखी के साथ राहुल गांधी उठा रहे थे, जातिगत जनगणना को जोड़ रहे थे, न्याय का सवाल उठा रहे थे, उसका दोहरा असर हुआ। पहला असर यह हुआ कि जो अपर कास्ट का वोट है वह वोट एक झटके में बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गया। यह लाभ बीजेपी को मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ओबीसी का वोट कांग्रेस के साथ गया हो। तीनों राज्यों में, और खास तौर से इसका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार कांग्रेस कहती रही कि बघेल हो या गहलोत हो, यह दोनों ओबीसी नेता के तौर पर हैं और कांग्रेस के नेता ओबीसी के तौर पर मुख्यमंत्री वो नहीं बनाती है। और उन्होंने कहा था, हमारे देखिए तीसरे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वह भी तो ओबीसी से आते हैं। लेकिन सवाल है कि ओबीसी के मुद्दे को उठाने के बावजूद भी पिछली चुनाव की तुलना में जो ओबीसी वोट बैंक बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, कुछ जगहों पर वो कम हुआ है। ये मैसेज क्या है? और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी जिन इलाकों में अपने 7 कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, उन इलाकों में ओबीसी वोट कांग्रेस के हिस्से में पिछली बार की तुलना में लगभग 6% कम हो जाता है। यह मैसेज क्या है? मैसेज इससे कई निकल रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए आंकड़ों को जरा समझ लीजिए, उसके बाद उस आखिरी हिस्से में आएंगे जिससे आप समझ पाएं कि दरअसल मैसेज का मतलब होता क्या है। जो मध्य प्रदेश का इलाका है उसमें तमाम न्यूज़ चैनल, और उसका अगर आप एवरेज निकालिएगा जितने भी न्यूज़ चैनल और जो अखबार हैं, अखबार में भास्कर ने अपने तौर पर अपनी रिपोर्टिंग की है, उसमें बहुत साफ तौर पर है कि मध्य प्रदेश में किसी भी हालत में कमलनाथ चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यह एक एवरेज मैसेज है जो एवरेज तौर पे निकलता है। दूसरा मैसेज मध्य प्रदेश के बीच से निकलता है, पहली बार 150 सीट बीजेपी छू सकती है। और तीसरा मैसेज निकलता है कि कांग्रेस की सबसे बुरी गत इस चुनाव में हो सकती है। ये 3 मैसेज मध्य प्रदेश से बहुत साफ तौर पर निकलते हैं। राजस्थान के भीतर जाइएगा तो राजस्थान में मुकाबला अपने तौर पर इतने कांटे का है जो बहुत साफ बताता है कि 90 और 100 सीट के बीच ही दोनों को रहना है और 200 सीटें कुल हैं। तो चाहे वह आज तक हो, चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे न्यूज़ 24 हो, चाहे टीवी 9 हो, चाहे एबीपी न्यूज़ हो, उसका मैसेज बहुत साफ है। हालांकि 1-2 न्यूज़ चैनल जैसे एबीपी न्यूज़ है उसने बीजेपी को खुले तौर पर यहां जिता दिया। जो टाइम्स नाउ है इसने खुले तौर पर बीजेपी को जिता दिया। टीवी 9 है इसने भी अपर हैंड दे दिया बीजेपी को। न्यूज़ 18 इसने भी दे दिया, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट बीते चुनाव में जो एग्जिट पोल का था वो बाकी 3 जो आज तक है, जो न्यूज़ 24 है और जो इंडिया टीवी है, इन तीनों की तुलना में लगभग 20% कम इनका स्ट्राइक रेट रहा है और इन तीनों ने कांग्रेस को जिता दिया। अब सवाल यह था कि जो जिताने और हारने के बीच में जब आप खड़े होंगे तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि पहला मैसेज जबरदस्त टक्कर है। दूसरा मैसेज, गहलोत ने जिस लिहाज से अपने बूते
राजनीति को योजनाओं के जरिए साधा और अपने चेहरे को लेकर वो चलते चले गए। उस दौर में जब बेटे को ईडी बुला रही थी तब भी वो चलते चले गए, उसके बावजूद भी डिगे नहीं। यह एक बेहतरीन स्थिति बनती है। हालांकि गहलोत और बीजेपी आमने सामने जब खड़े हैं तो यह स्थिति आ सकती है कि शायद एक दो सीट से, अगर बाकी 4 न्यूज चैनलों और 3 न्यूज़पेपर का हम जिक्र करें तो बीजेपी अपर हैंड में आ सकती है। और बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए तो उनका कहना है सिर्फ हमें एक सीट ही तो ज्यादा चाहिए जितनी कांग्रेस को मिल रही है, और हम ही को बुलाया जाएगा। लेकिन राजस्थान का संदेश एक दूसरा भी है। जिन्हें बागी कहा गया वह इस दौर में कमाल दिखाने की स्थिति में है। जो बेनीवाल की पार्टी है, जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, वह छिटपुट सीट पर असर डालती है, छिटपुट सीट जीतती है, जिसने प्रभावी किया इस दौर में कांग्रेस के वोट बैंक को, और बीजेपी को इसका लाभ मिला है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आप परसेप्शन के तौर पर आएंगे, कि राजस्थान में अगर बराबर की टक्कर है तो अभी आप कह नहीं सकते हैं कि गहलोत ही जीत रहे हैं, यहां बीजेपी भी जीत सकती है। तीसरा संदेश जो बहुत साफ तौर पर छत्तीसगढ़ से निकलता है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ का संदेश क्योंकि बघेल अपर हैंड में क्यों है और वहां पर कोई दूसरा नेता इस दौर में खड़ा क्यों नहीं किया गया। और तीसरी बात, बघेल किन मुद्दों को उठा रहे थे। वह जिक्र अडानी का कर रहे थे, वह जिक्र माइंस का कर रहे थे, वह आदिवासी कल्याण का जिक्र कर रहे थे, वह मोटे अनाज भी सरकार कैसे खरीदती है और कितना लाभ दे रही है इसका जिक्र कर रहे थे। बीजेपी जिन बातों को उठाती थी, वह गोबर का मुद्दा हो या गौमूत्र का मुद्दा हो, इसको भी अपने तौर पर बघेल ने योजनाओं के साथ जोड़ा। ज्वार बाजरा तो जोड़ा ही, और यहीं पर बीजेपी के नेता मात खा गए और किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। और उन परिस्थितियों में जब ईडी ने पूरे तरीके से घेराबंदी बघेल और उनकी सरकार की कर रखी थी, तो बघेल यहां अपर हैंड है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज, हालांकि आप कह रहे होंगे मिजोरम की भी स्थिति बताइए। मिजोरम को लेकर हम तेलंगाना पे आए, मिजोरम को लेकर बहुत साफ है। वहां एमएनएफ की जो सीट थी, जब उन्होंने कहा था वहां के मुख्यमंत्री ने कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ डाइस शेयर नहीं करेंगे अगर वो रैली करने आते हैं, तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम चुनाव प्रचार करने नहीं गए। वर्चुअली वो आए और वर्चुअली भाषण दिया, लेकिन एमएनएफ को इसका फायदा नहीं मिला। पिछली बार जितनी सीटें थी उसमें आधी सीटें कम कर दीजिए। पिछली बार 26 सीटें थी, कुल 40 सीट है, 20 चाहिए बहुमत के लिए। पिछली बार 26 सीट थी, बीजेपी ने समझौता किया, उनके एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया दिल्ली में। लेकिन बावजूद इन सब के जो मणिपुर की परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट से निकली और उससे मिजोरम भी प्रभावित हुआ, क्योंकि आदिवासियों और जो क्रिश्चियनिटी है उन दोनों की मौजूदगी वहां पर है, तो एमएनएफ 14 से 15 सीट से ज्यादा जीत पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जेडपीएम जो पहली बार 8 सीट से लगभग दुगनी सीट भी हो सकती है, 16 सीट भी जीत सकती है, और कांग्रेस भी 8 से 10 सीट जीत सकती है। यानी अब वहां पर कांग्रेस और जेडपीएम मिलकर सरकार बना सकते हैं। यह संदेश मिजोरम से बहुत साफ तौर पर है। आखिरी बात जो तेलंगाना की कहने की जरूरत है, तेलंगाना के चुनाव परिणाम का एक मैसेज बहुत साफ है। वहां पर कांग्रेस शुरुआती दौर में नहीं थी, बीजेपी की मौजूदगी थी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की मौजूदगी थी। बीआरएस जो टीआरएस से बीआरएस इसलिए बनी क्योंकि अपने आप को राष्ट्रीय तौर पर दिखलाना चाहती थी। केसीआर की बेटी जो दिल्ली के शराब घोटाले थे उस दायरे में आई, ईडी ने एक बार बुलाया, उसके बाद समझौता हुआ तो बुलाना बंद कर दिया। केसीआर के बेटे केटीआर लगातार कहते थे कांग्रेस और बीजेपी ये नेशनल पार्टी नहीं है, यह रीजनल पार्टी ही है। ये सारी बातों के मद्देनजर सबसे बड़ा सवाल पहली बार यह था कि इस पूरी कतार में ध्यान दीजिए तो बीते 15 बरस में कभी किसी क्षत्रप को कांग्रेस हरा नहीं पाई। और इस देश के भीतर क्षत्रपों की हकीकत है कि उनके पास जो भी वोट आया वह कांग्रेस का खिसक कर आया। तो क्या तेलंगाना का मैसेज इस देश के क्षत्रपों के लिए खतरे की घंटी है? हो सकता है। और दूसरा संदेश कांग्रेस के लिए इस एग्जिट पोल से निकल कर आया, राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस की छवि में अंतर है। राहुल गांधी की नेता के तौर पर छवि और कांग्रेस के नेताओं की छवि, इसमें भी अंतर है।
और बड़ा सवाल सिर्फ पैसे और ऐलान के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन इंतजार 3 तारीख का हम आप दोनों करते हैं, जब फैसला ओरिजिनली आएगा और उस दिन बात तो भारत के उस राजनीति की होगी जिस दिशा में समूचा देश नहीं दुनिया की भी नजर है कि 2024 में भारत में क्या होने वाला है। लेकिन मिलेंगे इन बातों को लेकर 3 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।